हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विंध्या एजुकेशन पर। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, जिसमें हमने यूरोप में राष्ट्रवाद के पार्ट 1 में देखा था कि कैसे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना के उदय के क्या क्या कारण थे, जिसमें हमने फ्रांसीसी क्रांति को भी समझा था। उसके बाद हमने 1830 की जो जुलाई क्रांति थी उसको भी देखा। 1848 की जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसको भी हमने देखा था। उसके बाद पार्ट 2 में हमने देखा कि कैसे इटली का एकीकरण हुआ और इसमें इमैनुअल कांट, गैरीबाल्डी, काउंट काबूर और मेजनी के क्या क्या योगदान थे, इन सारी चीज़ों को हमने देखा था। आज हम लोग देखेंगे जर्मनी का एकीकरण कैसे हो रहा है और जर्मनी में कैसे बिस्मार्क अपनी भूमिका निभाता है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले मैं हेडिंग दे देती हूँ, जर्मनी का एकीकरण। तो यहाँ सबसे पहले हम हेडिंग बना लेते हैं, जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण समझने से पहले मैं यहाँ एक रफली मैप ड्रॉ करूँगी जिसमें जर्मनी हमें समझ में आए। तो यहाँ मैं सबसे पहले ये बड़ा सा क्षेत्र बना लेती हूँ, ये वाला हिस्सा जर्मनी। ठीक है। अब यहाँ पर जो अगल बगल इसके देश है इसको मैं अलग कलर से बना लेती हूँ कि हमें समझ में आएगा। जर्मनी के बगल में ही क्या था, यहाँ पर ऑस्ट्रिया। ये वाला हिस्सा कौन सा है, ऑस्ट्रिया। और जर्मनी के इस साइड में था जिसका नाम था ये वाला हिस्सा, ये है फ्रांस। ठीक है। और फ्रांस के ही बगल में एक छोटा सा देश है, उसका नाम क्या है, स्पेन। यहीं से कोलंबस चला था जिसने अमेरिका के मार्गों की खोज किया था। तो ये था हमारा जर्मनी। मैं जर्मनी यहाँ पे बाहर लिखूंगी ताकि हमें अंदर और भी सारी चीज़ें लिखनी है। तो ये ब्लू कलर से हमारा है, वो क्या है, हमारा जर्मनी। हम इसको अभी जर्मनी बोल रहे हैं, लेकिन शुरुआती में क्या है, ये बहुत से छोटे छोटे राज्यों में, लगभग कितने राज्यों में ये विभक्त है, तो ये 300 छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। अब 300 सोच लीजिए, 300 राज्यों के अलग अलग राजा होंगे, तो ये कितने राज्यों में जर्मनी विभक्त है, तो 300 छोटे छोटे राज्यों में। लेकिन हम देखते हैं फ्रांस में जब नेपोलियन बोनापार्ट आया था तो वे सभी राज्यों में क्या फैला रहा था, गणतंत्र की भावना, लोकतंत्र की भावना फैला रहा था कि नहीं। तो उसने जर्मनी को एक करके, नेपोलियन ने कितने राज्यों में इसको कर दिया था, तो 39 राज्यों में इसको जोड़कर कर दिया था, यानी 39 राज्य। और इन्हीं 39 राज्यों को क्या क्या कहा गया था, इनको कहा गया था राइन राज्य संघ। राइन राज्य संघ कितने राज्यों को मिलाकर, इन्हीं 39 राज्यों को मिलाकर कहा गया था जर्मनी राइन राज्य संघ। ठीक है। तो पूछेगा कि जर्मनी को 39 राज्यों में कौन विभक्त किया, तो नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है। अब देखिए, और शुरू में ये जो जर्मनी है वो कितने भागों में था, तो 300 राज्यों में विभाजित था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जर्मनी के कौन कौन से क्षेत्र है। जैसे हमने इटली में देखा था कि नहीं, कि इटली में कैसे सर्डिनिया, पिडमाउंट, परमा, मोडेना, टस्करी, लोम्बार्डी, ये सारी चीज़ों को, वैसे ही हम इसमें भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं रेड पेन का इस्तेमाल करती हूँ कि हमें समझ में आए। देखिए, ये वाला जो बड़ा वाला हिस्सा था यहाँ पर, ये वाला हिस्सा था प्रसा। इसका नाम क्या है, जर्मनी का जो सबसे बड़ा राज्य है उसका नाम है प्रसा। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर ऊपर का जो हिस्सा था, ये, इसका नाम था सेल्सविग। इसका नाम क्या है, सेल्सविग। और इसके नीचे जो क्षेत्र है इसका नाम है ये वाला होल्स्टीन। इसका नाम क्या है, होल्स्टीन। अब देखिए, अब ये वाला जो हिस्सा है साइड में, इसका नाम था राइनलैंड। राइनलैंड, इस वाले हिस्से का नाम क्या है, राइनलैंड। अब बीच में देखिए कौन कौन सा हिस्सा है, यहीं बीच में जो हिस्सा है इसी का नाम है फ्रैंकफर्ट। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रैंकफर्ट की क्या होगी, संधि भी होगी। तो ये है फ्रैंकफर्ट। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर जो हिस्सा है उसका नाम है वेस्टफेलिया।
वेस्टफेलिया। और ये वाला जो लास्ट वाला हिस्सा है इसका नाम है बावेरिया। देखिए 39 राज्यों को तो लिखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमने उन नामों को लिखा है जिससे हमें ज़रूरत है। जैसे आप देखिए यहाँ जर्मनी क्या है 39 राज्यों में क्या है विभक्त है। और उस समय यहाँ का जो राजा था प्रसा का शासक, उसका नाम है यहाँ पर हम लिख लेते हैं फ्रेडरिक विलियम। फ्रेडरिक, ये फ्रेडरिक विलियम क्या है यहाँ का शासक है। ठीक है, ये कहाँ का शासक है, प्रसा का शासक है। और ये बिल्कुल रूढ़िवादी है। कैसा है ये, रूढ़िवादी। देखिए दो तरह के लोग होते हैं, तीन तरह के लोग होते हैं, एक रूढ़िवादी, एक उदारवादी और एक परिवर्तनवादी। यानी जो रूढ़िवादी होते हैं उनको कहा जाता है ना ये आदमी बहुत कंजर्वेटिव माइंड का है, यानी वो परिवर्तन नहीं चाहता है। उदारवादी परिवर्तन चाहता है लेकिन धीरे धीरे। लेकिन जो एकदम रेडिकल जो परिवर्तनवादी होते हैं वो पूर्ण रूप से और तुरंत परिवर्तन चाहते हैं। तो ये फ्रेडरिक विलियम कैसा है, रूढ़िवादी। ये नहीं चाहता है कि जर्मनी का इतना बड़ा हिस्सा भले अलग अलग भागों में है ये एक हो। और ये सोचता था कि अगर हम जाएं इसमें उलझेंगे और हो सकता है कि किसी देश से हमें हार कर ये भी हिस्सा हमको देना पड़ जाएगा तो उल्टा हमको घाटा ही होगा। इसलिए फ्रेडरिक विलियम कोई भी कदम नहीं उठाता है। लेकिन जब फ्रेडरिक विलियम के बाद जब शासक यहाँ का बनता है विलियम प्रथम, इसका नाम क्या है मैं अलग कलर से लिख देती हूँ, विलियम, ये है विलियम प्रथम। जब ये शासक बनता है तो ये चाहता है कि क्या हो, जर्मनी का एकीकरण की क्या हो, शुरुआत हो। और इसके लिए ये एक व्यक्ति को नियुक्त करेगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं विलियम प्रथम एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा, यानी जर्मनी का चांसलर, उसका नाम रहेगा बिस्मार्क। क्या नाम रहेगा, बिस्मार्क। और ये बिस्मार्क जो व्यक्ति है ये पता है ये हीगल के विचारों से प्रभावित है। हीगल क्या है, एक दार्शनिक है और ये बर्लिन विश्वविद्यालय में शिक्षक एक तरह से प्रोफेसर भी रहे थे। तो ये हीगल जो हैं, हीगल के विचारों से कौन प्रभावित है, बिस्मार्क। हीगल का कहना था कि राष्ट्र क्या है, सब चीज़ से ऊपर है, व्यक्ति की इच्छाओं से भी ऊपर क्या है, राष्ट्र है। अगर राष्ट्र के लिए कुछ भी करना पड़े, मरना पड़े, मिटना पड़े या जो भी कार्य करना पड़े वे हमें करना चाहिए। तो सोचिए हीगल का विचारों का प्रभाव बिस्मार्क पर पड़ेगा कि नहीं। जब बिस्मार्क को चांसलर नियुक्त किया गया जर्मनी का, तो जर्मनी के एकीकरण की शुरुआत कहाँ से हो जाएगी, प्रसा से शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि प्रसा क्या है, जर्मनी का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो फ्रेडरिक विलियम है, इनके बाद जो विलियम प्रथम बनते हैं वो किनको चांसलर नियुक्त किए हैं, तो बिस्मार्क को। और बिस्मार्क किनके विचारों से प्रभावित है, तो हीगल के विचारों से। जब 1862 में ये बिस्मार्क, यहाँ मैं लिखती हूँ, जब 1862 में बिस्मार्क चांसलर बनता है तब ये 1864 में ही क्या करेगा, जब 1862 में ये चांसलर बनेगा तो ये एकीकरण के लिए सबसे पहले सोचेगा कि हम सेल्सविग और होल्स्टीन को क्या करें, प्रसा में मिलाएं। लेकिन ये सेल्सविग और होल्स्टीन पर यहाँ ऊपर एक देश है जिसका नाम है डेनमार्क। क्या नाम है, डेनमार्क। तो इस सेल्सविग और होल्स्टीन दोनों पर किसका अधिकार है, डेनमार्क का। लेकिन शुरू शुरू में बिस्मार्क सोच रहा है कि हम कैसे इन दोनों क्षेत्रों को डेनमार्क से क्या करें, अपने कब्जे में ले लें। इसलिए वो क्या करता है, प्रसा यानी बिस्मार्क ऑस्ट्रिया से क्या करेगा, सहायता मांगेगा कि आप क्या कीजिए, आप मेरी सहायता कीजिए, हम लोग इन दोनों को जीत कर एक राज्य आपको दे देंगे और एक हम ले लेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े राज्य थे जर्मनी के इस पूरे क्षेत्र के। तो 1864 में हम देखते हैं कि 1864 में ऑस्ट्रिया और जो प्रसा के बिस्मार्क थे वे लोग क्या करेंगे, बिस्मार्क ये कहाँ का था, प्रसा का, ये लोग मिलकर 1864 में क्या करेगा, डेनमार्क से युद्ध करेगा। लोग क्या करेगा, ये लोग डेनमार्क से युद्ध। ठीक है, डेनमार्क से युद्ध होगा तो डेनमार्क बहुत ही आसानी से इसमें क्या होता है, हार जाता है। अगर खुद केवल बिस्मार्क अकेले भी जाता तो
प्रसा अकेले भी जाता तो डेनमार्क को पराजित कर देता, लेकिन शुरू शुरू में ये डर रहा है कि अगर हम जाएंगे और पराजित हो जाएंगे तो मेरा भी क्षेत्र हाथ से चला जाएगा। इसलिए ये शक्तिशाली देश एक ऑस्ट्रिया की सहायता मांगता है और उसके बाद डेनमार्क को पराजित करके सेल्स्विग हो जाता है प्रसा का, और ये जो होल्स्टीन है वो किसका हो जाता है, ऑस्ट्रिया का, क्योंकि ऑस्ट्रिया इसी शर्त पर गया रहता है कि इसमें से एक राज्य हमको मिलेगा। तो डेनमार्क जब हार जाता है तो सेल्स्विग मिल जाता है प्रसा को और होल्स्टीन मिल जाता है ऑस्ट्रिया को। अब जो बिस्मार्क है प्रसा, वो पछता रहा है कि हम कहाँ से कहाँ ऑस्ट्रिया की सहायता मांगे, हम अकेले भी गए रहते तो डेनमार्क को क्या कर देते हैं, पराजित, और दोनों क्षेत्र क्या हो जाता, मेरा ही हो जाता। अब इसके मन में, जैसे आप लोग देखे होंगे ना, कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए कि ये बड़ा सा एक खेत हो गया यहाँ पर, और कभी आदमी कह देता है कि आप ये खेत हमको पूरा दिवा दीजिए, हम आपको बीच में यहाँ पर दे देंगे। लेकिन क्या होता है, जब आप यहाँ बीच में अपना खेती कर लीजिए, ये खेत वाला कहे कि हम आपको अंदर जाने ही नहीं देंगे, तो सोचिए आप कितना बुरा फंसेंगे। वही हाल यहाँ पर होगा। यहाँ पर होलस्टीन पर क्या करेगा बिस्मार्क, यहाँ के न्यूज़पेपर के द्वारा लोगों को इतना प्रोत्साहित करेगा कि हमें किसी और के अंदर यानी गुलाम बन के नहीं रहना चाहिए। अपना देश है तो उसके लिए स्वतंत्रता की मांग करनी चाहिए। अगर कोई इसमें आगे आएगा तो प्रसा उसकी क्या करेगा, सहायता। तो यहाँ के लोगों को इतना ये मोटिवेट और चार्ज करता है कि होलस्टीन के लोग ऑस्ट्रिया के सेना को ही मारने लगते हैं और यहाँ की जितने चौकी रहती है उसको नुकसान पहुँचाने लगते हैं। तो जब ऑस्ट्रिया की सेना यहाँ पर जाती है, अब मतलब होलस्टीन के लोगों को रोकने के लिए, तो ये प्रसा उनको जाने ही नहीं देता है। ये वही खेत वाली बात हो गई कि दूसरा व्यक्ति इस चारों ओर के खेत के बीच में अपना कुछ ऐसा फसल बो दिया है और ये खेत वाला कह रहा है कि हम अपने खेत से आपको जाने ही नहीं देंगे। तो एक तरह से प्रसा ने होलस्टीन को किसको दे दिया था, ऑस्ट्रिया को, लेकिन अंदर ही अंदर इसके मन में चल रहा है कि कैसे भी ये होलस्टीन क्या हो जाए, मेरा हो जाए। यहाँ के लोग क्या करें, कितना भी हैं तो यहाँ जर्मनी के ही ना लोग हैं, तो वो चाहते थे, इसने जर्मनी के लोगों को भड़काया कि आप अपने राष्ट्र में किसी और की शासन को मत स्वीकार कीजिए, अगर आप लोग इसकी मांग करेंगे तो हम आपकी सहायता करेंगे। तो इस प्रकार ऑस्ट्रिया से क्या हो जाता है, जब ऑस्ट्रिया की सेना को प्रसा नहीं जाने देता है होलस्टीन में इस रास्ते से, तो ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में युद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, युद्ध। और ये युद्ध होगा 1866 में। कब होगा, 66 में। और इसी का नाम है सेडोवा का युद्ध। सेडोवा का युद्ध पूछेगा, सेडोवा का युद्ध किसके किसके बीच में, तो प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच में। किस कारण से हुआ, क्योंकि प्रसा ने ऑस्ट्रिया को इधर होलस्टीन में अपनी सेना की रक्षा करने के लिए नहीं जाने दिया और इस प्रकार हो गया सेडोवा का युद्ध। अब जब सेडोवा का युद्ध ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में होता है, यह मैं लिख लेती हूँ, सेडोवा का युद्ध किसके किसके बीच में, तो ऑस्ट्रिया वर्सेस प्रसा के बीच में होता है। इसमें कौन जीत जाता है, इसमें प्रसा जीत जाता है, ठीक है, बिस्मार्क जीत जाता है। अब जब प्रसा जीत जाता है तो क्या करता है, ये होलस्टीन पर क्या कर लेगा, कब्जा। तो इस प्रकार सेल्स्विग और होलस्टीन पर किसका कब्जा हो गया, प्रसा का कब्जा हो गया। तो एक तरह से इसने, और जब यहीं पर जब सेडोवा का युद्ध हम यहाँ पर हो रहा है तो हमने पढ़ा था कि 1866 में जब ऑस्ट्रिया हारने लगता है तो इसने क्या किया था, इटली से अपनी जो वेनेशिया में इसकी सेना थी इसको बुला लिया कि नहीं। जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच में लड़ाई हो रहा है, तो ये वेनेशिया से अपनी सेना बुला लेता है और इमैनुअल कांट उस वेनेशिया वाले क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अब देखिए ये जो इतना छोटे छोटे भाग में है ना, तो मान लीजिए यहाँ के व्यापारी को यहाँ जाना है तो यहाँ भी कर देना पड़ता था, फिर उसको यहाँ से यहाँ जाना है तो यहाँ भी टैक्स लगता था, फिर उसको यहाँ से यहाँ जाना है तो यहाँ भी टैक्स। तो व्यापारियों ने मिलकर ना एक जालवेरिन संस्था बनाई थी कि हमको क्या, ये अपने ही देश में अपने ही मतलब राज्य में व्यापार करने के लिए हमें हर जगह सीमा पर कर देना पड़ता है। देखिए ये कितने छोटे छोटे भागों में है। तो जालवेरिन एक संस्था बनाई जाती है। ये पूछता है कि जालवेरिन क्या था, तो जालवेरिन ये व्यापारियों की क्या थी, एक व्यापारियों की ये संस्था थी। तो ये भी हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्या थी, व्यापारियों की एक संस्था थी, कहाँ की, तो जर्मनी की, ठीक है।
तो इन व्यापारियों ने क्या किया, इन सीमा कर को देने से भी मना किया और कहा कि जो इस जलवेरिन संस्था में रहेगा वो कभी भी कोई सीमा पर कर नहीं देगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि सेडोवा के युद्ध में क्या हो जाता है, प्रूसिया जीत जाता है और ऑस्ट्रिया हार जाता है। जब ये ऑस्ट्रिया को हराता है बिस्मार्क, और बिस्मार्क ने पता है इतनी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए ये रक्त एवं लौह की नीति अपनाता है। 1864 में ये जो बिस्मार्क है, रक्त एवं लौह की नीति, रक्त एवं लौह की नीति कहने का मतलब कि बिस्मार्क का क्या सोचना था, चाहे हमको युद्ध करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, हमें अपने क्या करना, अपने जर्मनी को एक करना है। इसके लिए रक्त एवं लौह की नीति को अपनाकर प्रूसिया से पूरे जर्मनी का एकीकरण करने की क्या कर देता है, शुरुआत कर देता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि अब यहाँ जो फ्रांस है, ये फ्रांस ये शक्तिशाली देश था कि नहीं। इसी के सेना कहाँ, रोम में पोप की रक्षा कर रही थी। और फ्रांस उस समय कहा जाता था कि फ्रांस को सर्दी लगती थी तो पूरा यूरोप छींकता था। लेकिन यहाँ एक नया मोड़ आएगा। अब फ्रांस देखेगा कि ये क्या हो रहा है, प्रूसिया एक तरह से शक्तिशाली हो रहा है क्योंकि इसने क्या कर दिया, ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया। अब हम यहाँ इसको जर्मनी कहते हैं। एक तरह से फ्रांस ने देखा कि ये जर्मनी क्या हो रहा है, एक तरह से मजबूत और शक्तिशाली हो रहा है और कैसे इसने ऑस्ट्रिया को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। अब फ्रांस क्या करेगा, यहाँ स्पेन में जर्मनी का एक राजवंश चलता था, जर्मनी का राजवंश, और यहाँ पे क्या हो गया, उस राजा की मृत्यु हो गई। तो जब अगला उत्तराधिकारी स्पेन के बनाने की बात आई तो यहाँ जर्मनी का ही ना अगला उत्तराधिकारी बनेगा क्योंकि यहाँ जर्मनी का राजवंश चल रहा है। तो फ्रांस ने इस चीज़ का क्या कर दिया कि स्पेन में अब जर्मनी का अगला वंश जर्मनी का नहीं होगा, यानी जर्मनी के राजवंश का नहीं होगा। तो इससे क्या हो जाता है, इससे क्योंकि फ्रांस को अब तक कोई दिक्कत नहीं था कि यहाँ स्पेन में जर्मनी का राजवंश चले, क्योंकि ये जर्मनी या प्रूसिया उस समय तक शक्तिशाली नहीं था। लेकिन जैसे ही ये शक्तिशाली हुआ तो फ्रांस को लगा कि इधर से भी ये शक्तिशाली है और इधर भी ही जर्मनी के ही लोग रहेंगे तो हम क्या होंगे, बीच में हमको क्या हो जाएगा, कभी भी ये दोनों ओर से आक्रमण हो सकता है और मेरी शक्ति हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। इसलिए फ्रांस ने क्या किया, यहाँ के अगले उत्तराधिकार के लिए जर्मनी राजवंश से होने से इनकार कर दिया। अब सोचिए इसी बात के लिए क्या हो गया, जर्मनी और प्रूसिया, यानी आप मतलब प्रूसिया कहिए या जर्मनी कहिए बात बराबर है, जर्मनी और फ्रांस के बीच क्या हो जाता है, सेडोन का युद्ध। ये युद्ध होता है 1870 में। किसके किसके बीच में हो रहा है, तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में युद्ध का नाम है सेडोन का युद्ध। इस सेडोन के युद्ध में क्या हो जाता है, फ्रांस की शक्ति कम होने लगती है। और याद कीजिए जब फ्रांस कमजोर पड़ने लगेगा तो इटली में, रोम में इसकी सेना थी कि नहीं पोप की रक्षा के लिए, तो ये रोम से अपनी सेना बुलाएगा। और हम लोग पढ़े थे कि रोम से जब ये सेना बुलाया था तो वहाँ इमैनुअल कांट ने रोम पर अधिकार कर लिया था कि नहीं, और पोप को वहाँ छोटा सा एक देश में शिफ्ट कर दिया जाता है, वेटिकन सिटी। तो ये भी कहा जाता है कि सबसे छोटा जो देश है वो वेटिकन सिटी है। ठीक है, तो इस प्रकार सेडोन के युद्ध में फ्रांस क्या हो जाता है, पराजित। अब जब फ्रांस हार जाता है इस सेडोन के युद्ध में 1870 में, तो इसको करना पड़ता है प्रूसिया से संधि, यानी जर्मनी से संधि। तो हम यहाँ ये भी नोट कर लेते हैं कि 1870 में कौन सा युद्ध हो रहा है, तो सेडोन का युद्ध। किसके किसके बीच में हो रहा है, तो यहाँ हम जर्मनी भी लिख सकते हैं, चाहे आप प्रूसिया भी लिख सकते हैं। तो जर्मनी और किसके बीच में हो रहा है, फ्रांस के बीच में। इसमें फ्रांस क्या हो जाता है, फ्रांस जाता है हार। अब जब कोई देश हारता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, संधि। तो फ्रांस जब संधि करता है तो ये जो फ्रांस का एक क्षेत्र था लारेस, और यानी यहाँ पे जो उपजाऊ एक कहा जाता है, यहाँ पर जो फ्रांस का ये क्षेत्र था अल्सास एवं लॉरेन, ये भी क्या करता है, जर्मनी इसको कैप्चर कर लेता है। फ्रांस तो इस कब्जे में था कि इसका पूरा हम राइनलैंड कैप्चर में कर लेंगे, लेकिन उल्टा फ्रांस को नुकसान हो गया क्योंकि इसमें फ्रांस क्या हो गया, हार गया है और इसको संधि करना पड़ रहा है। और जब फ्रांस हारता है तो इसको करना पड़ता है फ्रैंकफर्ट की संधि। कौन सी संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि। यहाँ हम लोग देखे थे ना जर्मनी के मैप में कि यहाँ फ्रैंकफर्ट है और यहीं पे कौन सी संधि होती है, फ्रैंकफर्ट की संधि। और ये फ्रैंकफर्ट की संधि कब हो रही है, तो 10 मई 1871 को ये फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। और इस समय क्या हो गया, फ्रांस एकदम कमजोर पड़ गया और शक्तिशाली
देश के रूप में कौन उभरा? तो ये जर्मनी, और जर्मनी का एकीकरण इस तरह बिस्मार्क करता है। अब देखिए ये बिस्मार्क फ्रांस को नुकसान पहुंचाया है कि नहीं? तो बिस्मार्क के मन में डर है कि फिर फ्रांस क्या करेगा, इसका विरोध करेगा। इसलिए भले ऑस्ट्रिया से युद्ध हुआ रहता है, लेकिन जाकर ये जर्मनी किसे मिल जाता है? ये बिस्मार्क जाके मिल जाता है ऑस्ट्रिया से। अब ऑस्ट्रिया भी क्यों ना जर्मनी से मिले, क्योंकि जर्मनी एक तरह से पूर्ण रूप से शक्तिशाली देश के रूप में उभरा पूरे यूरोप में, तो ऑस्ट्रिया भी इससे संधि कर लेता है। और जब ऑस्ट्रिया और जर्मनी जब एक साथ आ जाते हैं, तो यहाँ यहीं पर नीचे था भूमध्य सागर में इटली। इटली का भी एकीकरण हो चुका था। इटली भी जाकर किसे मिल जाता है? इन्हीं जर्मनी और ऑस्ट्रिया से मिल जाता है। तो ये लोग क्या करेंगे? अब 1882 में ये लोग बनाएंगे त्रिगुट। क्या बनाएंगे? त्रिगुट, जिनमें कौन कौन लोग रहेगा? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली। ये लोग, जैसे यहाँ पे हो गया ये पूरा जर्मनी, और ये हो गया ऑस्ट्रिया, और नीचे यहाँ भूमध्य सागर में था इटली। ये तीनों मिलकर क्या बना लिए? त्रिगुट 1882 में। जैसे ये क्वेश्चन पूछता है ना, फ्रांस इतना शक्तिशाली था पहले कि कहा जाता था कि फ्रांस को सर्दी लगती है तो पूरा यूरोप छींकता है। लेकिन ये कथन मेटरनिख ने कहा था इसके फ्रांस के लिए। लेकिन 1870 के बाद, इस सेडोन युद्ध के बाद, और 1871 में इस फ्रैंकफर्ट संधि के बाद पूरे यूरोप में कौन शक्तिशाली देश बनकर उभरा? जर्मनी। अब कहा जा रहा था कि जब जर्मनी को सर्दी लगती है तो पूरा यूरोप छींकता है, क्योंकि जर्मनी अपने पूर्ण शक्ति के साथ ये अपने जो एक त्रिगुट बनाया, उसके बाद ये पूरा अपने फॉर्म में आ गया, और पूरे तरह से सैनिक और हथियारों की पूर्ण रूप से तैयारी में इतना शक्तिशाली ये खुद को बना रहा था कि आगे से चलकर इसको कोई भी देश पराजित नहीं कर सके। जब ये जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली ये तीनों मिलकर त्रिकूट बनाए, अब फ्रांस भी देख रहा है कि अब हमको भी क्या करना पड़ेगा, हम अकेले रहेंगे तो ये धीरे धीरे पूरा फ्रांस पर क्या हो जाएगा, जर्मनी का ही कब्जा हो जाएगा। तो यहीं पर फ्रांस है, यहीं पर है इंग्लैंड। क्या है? यहीं पर है इंग्लैंड। तो फ्रांस किससे मिलेगा? इंग्लैंड से। अब कहेगा कि हम लोग को भी एक हो जाना चाहिए, अगर एक नहीं होंगे तो ये सब क्या करेगा, ये सब मिलकर हम लोग पर कब्जा कर लेगा। तो फ्रांस, इंग्लैंड, और यहीं ऊपर सा एक बड़ा सा देश है जो कि एशिया में भी पड़ता है और यूरोप में भी, उसका नाम है रूस। तो इंग्लैंड, फ्रांस, इंग्लैंड और रूस, यहाँ पर देखिए 1907 में ये लोग इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगे? ये त्रिदेशीय बनाएंगे। त्रिदेशीय, यहाँ लिख देती हूँ मैं, त्रिदेशीय। इनको मित्र राष्ट्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मित्र राष्ट्र। तो देखिए यहीं से भूमिका तैयार हो रही है कि नहीं। एक तरफ बन गया त्रिगुट जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, दूसरी तरफ 1907 में बन गया फ्रांस, इंग्लैंड और रूस। ये लोग त्रिदेशीय बनाए और ये लोग त्रिगुट बनाए। इन्हीं को कहा जाता है मित्र राष्ट्र, जिसमें आगे चलकर अमेरिका भी क्या हो जाता है, शामिल। अब ये जब दोनों गुट बना 1907 तक, ये दोनों गुट एकदम जोरों शोरों से हथियारों की तैयारी करने लगा। अपने आय का लगभग 80% से हिस्सा से ज़्यादा ये लोग केवल सेना और हथियार पर खर्चा करता था। ये लोग इतना मतलब हथियार तैयार किया, इतना सेना तैयार किया कि 1914 में क्या हो जाता है, यहाँ मैं लिख देती हूँ। 1914 में 28 जुलाई 1914 में क्या हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, ये जब दोनों महाशक्तियां गुट बनाकर क्या कर रही है, एक दूसरे को एकदम दुश्मनी के तौर पर देख रही है, और ये चाहती है कि हम शक्तिशाली तो हम शक्तिशाली, इसीलिए इतना हथियार और सेना इकट्ठा कर लेती थी, कर ली है कि एक छोटी सी भी घटना इस क्या कर दिया, एकदम प्रथम विश्व युद्ध को युद्ध में पूरे दुनिया को झोंक दिया। और ये प्रथम विश्व युद्ध 4 वर्षों तक चला, और 1918 तक, ये 4 साल तक ये युद्ध होते ही रहा, जिसको भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। तो इस प्रकार हमने देखा कि कैसे इटली का एकीकरण हुआ, और जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने क्या किया, रक्त एवं लौ की नीति के द्वारा इस पूरे क्या किया, जर्मनी का एकीकरण किया। और इसको क्या कहा जाता है, गुप्त संधि का जनक भी कहा जाता है। बिस्मार्क को क्या कहा जाता है, बिस्मार्क को गुप्त संधि का जनक, क्योंकि इसी ने क्या किया, सबसे पहले गुटबंदी शुरू किया। गुप्त संधि का इसको
जनक भी कहा जाता है। इसने त्रिगुट बनाया तो इसके देखा देखी फ्रांस ने भी क्या बना लिया, त्रिदेशीय मित्र राष्ट्र बना लिया। जब ये दो गुट बन गए तो जो उस समय के मीडिया भी थी वो भी इस गुट का फायदा उठाने लगी। अगर मान लीजिए कि त्रिगुट में कुछ बात हुआ तो बढ़ा चढ़ाकर दुश्मन वाले देशों में उसको छापा जाता था, और त्रिदेशीय में कोई बात होती थी तो उसको भी बढ़ा चढ़ाकर मीडिया उसका खूब फायदा उठाती थी। नतीजा ये हुआ कि पूरे दुनिया को क्या झेलना पड़ा, विश्व युद्ध की मार झेलनी पड़ी, और एक नहीं दो दो विश्व युद्ध का सामना करना पड़ा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अलग ही कहानी शुरू हो जाती है। जैसे अमेरिका और रूस ये अलग अलग अपनी शक्ति के साथ उभरते हैं, और इस तरह विश्व क्या बन जाता है, दो ध्रुवीय देश बन जाता है। तो दो ध्रुव में जो भी देश आज़ाद होते हैं, कोई पूंजीवादी की तरफ जाता है, कोई समाजवाद की तरफ जाता है। तो इस प्रकार ये सारी प्रक्रिया चलती हैं। तो आई होप मैंने जितना बताने का प्रयास किया, हो सकता है कि एक बार में आप लोग को दिक्कत हो जाए तो उसको आप 2 बार 3 बार जैसे आप लोग को ईजी लगे आप लोग देख सकते हैं। तो ये था जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण भी हो गया, और यूरोप में राष्ट्रवाद के लिए क्वेश्चन लिखने के लिए इतना काफ़ी है। कई बार पूछता है कि यूरोप के राष्ट्रवाद में बिस्मार्क, जैसे यूरोप के राष्ट्रवाद में जर्मनी का जो एकीकरण हो रहा है उसमें बिस्मार्क की भूमिका को बताइए। तो आप लोग जब आंसर लिखिएगा तो उसको पूरा डिटेल में, जैसे कैसे इसने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर डेनमार्क को हराया, और कैसे इसने फिर से क्या किया, ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध कर कर इस होल्स्टीन को भी क्या कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया। कैसे इसने सेडोवा का युद्ध किया ऑस्ट्रिया के साथ, कैसे इसने बिस्मार्क ने फ्रांस के साथ सेडोन का युद्ध किया, और कैसे इसने पूरे यूरोप में जर्मनी को एक शक्तिशाली देश के रूप में लाकर खड़ा कर दिया, और इसी ने क्या बना दिया, त्रिगुट। और जब इसने त्रिगुट बनाया तो इसके बाद बन गया त्रिदेशीय यानी मित्र राष्ट्र। उसके बाद शुरू हो गया प्रथम विश्व युद्ध। तो ये कहानी सब एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। तो चलिए इन्हीं सारे बातों के साथ फिर हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक को देखा जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।